अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लेकर आई हूँ जो मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर की हैं। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे रेगुलर लिसनर मोहम्मद खुर्शीद शेयर कर रहे हैं इंडिया से। ये मेरे रेगुलर लिसनर भी हैं और बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट भी हैं। अक्सर इन्होंने मेरे साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली और अपने जानने वालों की ज़िंदगी में पेश आने वाली हॉरर स्टोरीज मेरे साथ शेयर की हैं। खुर्शीद अपने एक बेस्ट फ्रेंड ज़हीर इस्लाम की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहते हैं। ज़हीर इस्लाम उनके लोकेलिटी फेलो भी हैं और उनके दोस्त भी हैं। ये तब की बात है जब ये लोग स्कूल गोइंग किड्स थे। ज़हीर लोगों के घर में एक ऐसा दरख्त लगा हुआ था जिसको ना चाहते हुए भी ज़हीर बहुत ज़्यादा नोटिस करता था कि उस दरख्त के साथ कुछ ना कुछ मामलात हैं। वो दरख्त नॉर्मल नहीं था क्योंकि उस दरख्त का अजीबो गरीब तरह से झूलना, उसके पत्तों में अजीबो गरीब तरह की सरसराहट होना, ये एक बहुत ही अजीब किस्म का मामला था। ज़हीर अक्सर इस चीज़ को नोटिस करता था और उसके घर वाले भी इस बात को कई दफ़ा फील कर चुके थे कि इस दरख्त पर उस वक्त भी मूवमेंट होती रहती है जब बाकी सारे दरख्त बिल्कुल साइलेंट होते हैं और ज़रा सी भी हवा नहीं चल रही होती। इसी तरह एक दफ़ा ज़हीर अपने घर में ही कुछ काम काज कर रहा था और उसकी छोटी बहन जो कि 5 से 6 साल की थी उसी दरख्त वाली दीवार के पास बैठकर खेल रही थी और कुछ खा पी रही थी। एकदम से उसकी छोटी बहन के रोने की आवाज़ आई। जब ज़हीर भागता हुआ बाहर गया तो उसने देखा उसकी छोटी बहन ज़मीन पर गिरी पड़ी थी और रो रही थी। उसने फ़ौरन से जाके उसको उठाया, उसके कपड़े साफ़ किए। उसको चोट भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी। उसने पूछा कि क्या हुआ, तुम्हें किसने गिराया है? जिस पर उस बच्ची ने उस दरख्त की तरफ इशारा करके ये कहा कि मुझे इसने गिराया है। इट्स मीन कि उस दरख्त के ऊपर से उस बच्ची को किसी ने धक्का देकर नीचे गिराया था, जिस पर उसको चोट भी लगी, उसको बैंडेज वगैरह की गई। फिर ज़हीर ने बहुत ज़्यादा ज़ोर देना शुरू कर दिया कि हमें इस दरख्त को काट देना चाहिए। अपने पेरेंट्स से भी उसने यही कहा कि इस दरख्त को काट देते हैं। एक दफ़ा जब वो अपने घर से बाहर से अंदर आया तो उस वक्त में वो दरख्त मामूल से हटकर हिल रहा था, यानी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मूवमेंट थी किसी चीज़ की। उसने बहुत ज़्यादा ज़ोर देना शुरू कर दिया कि इस दरख्त को काट दें, जिस पर उसके घर वालों ने भी आमादगी जाहिर कर दी कि ठीक है, हम इस दरख्त को काट देंगे। उसी शाम ज़हीर अपने कमरे में बैठकर पढ़ रहा था। उसके कमरे की जो विंडो थी वो खुली हुई थी और वहाँ पर दरख्त की टहनियाँ नज़र आ रही थी। वो मामूल से हटकर फिर हिलने लग गया और उसके पत्ते इस तरह से झूल रहे थे कि एक शोर बर्पा हो रहा था। अब वो लोग इस चीज़ से यूज्ड टू तो हो चुके थे कि इस दरख्त के साथ कुछ मामलात हैं जिसकी वजह से ये ना चाहते हुए भी हिलता रहता है। वो उठा और उसने विंडो बंद कर दी और जाकर अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से ये कहा कि मुझसे पढ़ा भी नहीं जा रहा, आप लोग खुद बाहर जाकर देखें कि दरख्त कितनी तेज़ी से हिल रहा है। जब उसके पेरेंट्स ने बाहर जाकर देखा तो बाकी सब दरख्त बिल्कुल चुप थे, यानी उन पर किसी किस्म की कोई सरसराहट नहीं थी, ना वो झूल रहे थे, ना उनमें कोई मूवमेंट थी। मगर इस दरख्त के ऊपर एक शोर बरपा था। ये दरख्त बहुत तेज़ी के साथ हिल रहा था। अब उसके पेरेंट्स ने कहा कि ठीक है, कल हम लोग इस दरख्त को काट देंगे। ज़हीर ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अपने कमरे में ही सो गया। तकरीबन आधी रात का टाइम हुआ तो उसको अपने बेड के नीचे से कुछ शोर सा महसूस हुआ। वो शोर ऐसा था कि जिस तरह से कोई बिल्ली बोलती है। उसकी आंख खुली। वो बहुत हैरान हुआ कि हम लोगों के घर में तो कोई बिल्ली है भी नहीं, फिर ये बिल्ली कहाँ से बोल रही है। उसने फ़ौरन से हाथ ऊंचा करके अपने बेड के पास ही स्विच बोर्ड पर जब लाइट ऑन की तो वो बहुत डर गया। उसके बेड के ऊपर मच्छरदानी भी लगी हुई थी। उस मॉस्किटो नेट में उसने देखा कि उसके पास बिल्कुल बहुत भयानक शक्ल की कुत्ता नुमा कोई मखलूक खड़ी है जिसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक है और उसने अपना चेहरा बिल्कुल उसके पाँव के साथ लगाया हुआ है। वो बहुत ज़्यादा डरा और अपने बचाव में उसने बहुत ज़ोर से पाँव उस मखलूक को मार। उसने जब उसको किक किया, वो जो कोई भी भयानक मखलूक थी, जब उसने उसको किक किया तो उसके बेड के नीचे चली गई। वो तेज़ी से बाहर निकला और भागता हुआ अपने पेरेंट्स के पास आया और उनसे ये कहा कि मेरे कमरे में बहुत भयानक चेहरे वाला कोई जानवर है, आप लोग आकर देखें। जब उसके साथ उसके पेरेंट्स आए, उन लोगों ने उसके कमरे की लाइट ऑन की और हर तरफ देखा, मगर वहाँ पर तो क्या पूरे घर में कुछ भी नहीं था। उसको अपने पाँव पर थोड़ी सी पेन फील हुई। जब उसने अपना पाँव देखा तो उसके ऊपर थोड़ी सी चोट लगी हुई थी जो उसने किक किया था। फिर उसने उसके ऊपर मलहम वगैरह लगा दी और वो सो गया।
लेकिन जब वो सुबह जागा तो वो बहुत ज़्यादा डर गया अपना पाँव देखकर। उसका पाँव बहुत ज़्यादा स्वेल हो गया था, उसके पाँव के ऊपर स्वेलिंग हो गई थी। उसको समझ ही नहीं आई कि उसके पाँव को क्या हो गया है। बहुत ज़्यादा पेन भी हो रही थी। डॉक्टर के पास भी लेकर गए, बैंडेज भी करवाई, मेडिसिन भी ली, मगर उसका पाँव ठीक नहीं हो रहा था। अब वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए। फिर उन लोगों ने बहुत ज़्यादा पीरों फ़कीरों के पास भी गए, आमिल हजरात के पास भी गए, मगर उसका पाँव किसी तरह से भी ठीक नहीं हुआ। फिर अल्लाह का एक ऐसा करम हुआ कि वहाँ पर एक और बहुत जाने माने एक नेक बुजुर्ग आए। उन नेक बुजुर्ग को उन्हीं के मोहल्ले के किसी आदमी ने ये सारी बात बताई, ये सारा वाकया बताया। तो जब उन्होंने उसके पाँव की वो कंडीशन सुनी तो वो आमादा हो गए उससे मिलने के लिए। जब उन्होंने उसको दम किया, उसके ऊपर पढ़ाई की, तो उन्होंने ये सुराग निकाला कि जो कोई भी मामलात थे उसी दरख्त से रिलेटेड थे। यानी वो दरख्त आज सेब सदा था, उस पर ऐसे जिन्नात का बसेरा था कि जब उन लोगों ने उसको काटने की बात की और बज़िद उस बात पर ज़हीर ही था, तो उन जिन्नात ने उस पर अपना आप जाहिर किया और उसको नुकसान पहुंचाया। फिर उन बुजुर्ग ने उसको दम किया, उसको तावीज़ दिया और उसके पाँव के ऊपर एक धागा बांधा, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़हीर के पाँव का जख्म भी ठीक होने लग गया और उसकी स्वेलिंग भी ठीक हो गई। उसका पाँव इस हद तक ख़राब हो गया था कि वो बेचारा चल फिर भी नहीं सकता था, एक कदम उठाना भी उसके लिए मुश्किल हो गया था। फिर उन बुजुर्ग ने ये कहा कि जितनी जल्दी हो सके उस दरख्त को जड़ से उखाड़ना होगा। मोहम्मद खुर्शीद कहते हैं कि हम लोग खुद इस वाक़े के आई विटनेस हैं। हम लोग सब वहीं पर थे जब उस दरख्त को जड़ से उखाड़ा गया और उखाड़ कर उस दरख्त को दूर फेंक दिया गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनके घर के मामलात जो थे वो बेहतर होने लगे। फिर ना तो उनको किसी किस्म की कोई चीज़ डराती थी और ना ही किसी किस्म का कोई उन पर अटैक हुआ, क्योंकि उन बुजुर्ग ने उनके घर में हिसार बांधा था, तब उस दरख्त को काटा गया था। क्योंकि उन बुजुर्ग का ये कहना था कि अगर हिसार ना बांधा और हिसार बांधे बिना ही दरख्त को काट दिया गया तो वो जिन्नात आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। फिर वक्त गुजरता गया और वो लोग नॉर्मल हो गए, जहीर का पाँव भी ठीक हो गया था। ये मोहम्मद खुर्शीद और उनके दोस्त के साथ जो वाकया आया था उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, जो कि आज से काफ़ी साल पहले का था। बहुत शुक्रिया मोहम्मद खुर्शीद आपका। अल्लाह हम सब पर, आप सब पर अपना रहम करे। लिसनर्स, बिल्कुल ऐसे दरख्त होते हैं जो आज सेबज़दा होते हैं और वहाँ पर जब भी उन दरख्तों के पास कोई बैठता है या उनको काटने की कोई कोशिश करता है तो वहाँ पर जो आसेब और जिन्नात होते हैं वो अपना आप ऐसे इंसानों पर ज़रूर जाहिर करते हैं जो बज़िद होते हैं उस दरख्त को काटने के लिए, क्योंकि उस वक्त वो दरख्त उनका मस्कन होता है, उनका घर होता है। इसलिए वो ये मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उस दरख्त को कोई काटे। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी भी इंडिया से मेरी एक लिसनर है, रेगुलर लिसनर है, वो शेयर कर रही हैं, जिनका नाम इंद्रानी महापत्रा है। वो कहती हैं कि मैं आपके साथ अपनी नानी अम्मा की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। मेरी नानी अम्मा के पड़ोस में उनकी एक बेस्ट फ्रेंड रहती थी। उनकी बहू पर अल्लाह का करम था और वो माँ बनने वाली थी। लेकिन जब वक्त आया, जब उन डिलीवरी के दौरान ही उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद जब मेरी नानी अम्मा उनके घर गईं, उन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ें दी, लेकिन उनके घर का दरवाज़ा बंद था, जबकि उनकी जो सहेली थी वो अपने घर में ही थी। मेरी नानी अम्मा काफ़ी देर उनको आवाज़ें देती रही, मगर कोई भी अंदर से जवाब नहीं दे रहा था। जो ही मेरी नानी अम्मा पीछे पलटी तो एकदम से उनके घर का दरवाज़ा खुल गया, मगर दरवाज़ा खोलने वाला कोई नज़र नहीं आया। जब मेरी नानी अम्मा उस घर में दाखिल हुई तो वो क्या देखती है कि एक औरत है जिसने घूंघट निकाला हुआ है और वो एक कमरे में चली गई है। मेरी नानी अम्मा ने उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ें दी, लेकिन उसने ना तो पलट कर उनको देखा, ना ही अपना घूंघट उठाया, बल्कि चुपचाप एक कमरे में चली गई। मेरी नानी अम्मा जो थी वो फौरन उसके पीछे गई। जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो उस कमरे में वो औरत नहीं थी जो उनके सामने उस कमरे में गई थी। जो ही मेरी नानी अम्मा पीछे पलटने लगी तो वो औरत उनके पीछे खड़ी हुई थी। मेरी नानी अम्मा ने पूछा कि तुम कौन हो और तुमने ये घूंघट क्यों निकाला हुआ है? जिस पर जब उसने अपने चेहरे से वो घूंघट उठाया तो वो उनकी वही बहू थी जो मर गई थी। मेरी नानी अम्मा ने बहुत ज़ोर से चीख मारी और वो दरवाजे की तरफ भागी और उनके दरवाजे से बाहर ही गिरी और बेहोश हो गई। फिर मोहल्ले वालों ने उनको उठाकर वो हम लोगों के घर लेकर आए। 3 दिन मेरी नानी अम्मा बेहोश नहीं, उनको होश नहीं आ रहा था। जब 3 दिन के बाद उनकी आंख खुली, उन्हें होश आया, तो हम लोगों ने पूछा कि आपने क्या देखा था?
जिस पर मेरी नानी अम्मा ने ये बताया था कि मैंने पड़ोस वाले घर में उनकी उसी बहू को देखा था जो मर चुकी थी। फिर उनके मज़हब के मुताबिक जो वहाँ के जो भी थे, जब उन लोगों ने उनसे पूछा, वो जो उनके पंडित या जो उनके पढ़ाई वाले होते हैं उनसे जब उन्होंने पूछा, तो उनका ये कहना था कि वो उसकी जो रूह थी या जो उसकी आत्मा थी उसको सुकून नहीं था, शांति नहीं थी, इसलिए वो वापस आ गई अपने उस बच्चे के लिए। तो ये एक हॉरर स्टोरी मेरे साथ शेयर की थी इंद्रानी ने। बहुत शुक्रिया आपका। लिसनर्स, हर इंसान के अपने अकायद होते हैं, मैं इस बहस में कभी भी नहीं जाना चाहती। ये एक हॉरर स्टोरी थी जो मेरे साथ इंद्रानी ने शेयर की। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं राहील। राहील कहते हैं कि मैं कोट मोमन से आगे एक गांव का रिहायशी हूँ और मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 8-9 साल पहले की बात है। हम लोगों के गांव से थोड़ा ही दूर मेरा एक दोस्त रहता है। मैं उससे मिलने गया हुआ था। मेरे पास साइकिल था, मैं साइकिल पर गया। मुझे वहां पर देर हो गई, वापसी पर थोड़ा अंधेरा हो गया, तकरीबन इशा तक का टाइम हो चुका था। जो ही मैं वहां से निकला अपने दोस्त की तरफ से वापस आ रहा था अपने घर की तरफ, मैं अपना साइकिल चला रहा था। हम लोगों के घर के रास्ते में एक वीरान जगह आती थी। वो जगह दिन के टाइम भी वीरान रहती थी। वो एक बिल्कुल कच्चा सा रास्ता था। जब उसको क्रॉस करते थे उससे आगे हम लोगों का गांव स्टार्ट होता था। वो कच्चा सा रास्ता ही इन दो गांव को आपस में जोड़ता था। वहां पर साइडों पर फसलें भी थी। वो कच्चा रास्ता जो था वहीं से गुजर के जाना होता था। उसके साइडों पर बहुत ज़्यादा फसलें भी थी और बड़े बड़े दरख्त भी थे। वो थोड़ा सा ही था, तकरीबन 1 किलोमीटर का होगा। मैं उसके ऊपर आराम से अपना साइकिल चलाता हुआ आ रहा था। थोड़ा सा डर मुझे लग रहा था कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई जानवर ना छुपा हो जो मेरे ऊपर हमला कर दे, लेकिन फिर भी मैं आराम से वहाँ से गुजर रहा था। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो साइकिल है वो बहुत भारी हो गया है। हालांकि मैं बिल्कुल आराम से साइकिल चलाता हुआ आ रहा था, लेकिन जब वो साइकिल भारी हुआ तो मुझे इतना वो भारी हो गया कि मेरे से वो चलाया ही नहीं जा रहा था। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो उस पर कुछ भी नहीं था। मैं फिर नीचे उतरा, मैंने उसको देखा, चेक किया, फिर भी उसके ऊपर कुछ भी नहीं था। मैं फिर दोबारा साइकिल पर बैठा, थोड़ा सा मैंने चलाया, मेरा साइकिल बहुत ज़्यादा भारी हो गया। फिर अब मुझे थोड़ा सा डर लगने लग गया। ऐसा लगा कि एकदम से मेरे साइकिल पर जिस तरह से कोई वजूद बैठा हुआ है। वो क्या था मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने 2 दफ़ा पीछे पलट कर देखा, वहां पर कुछ भी नहीं था। अभी बिल्कुल मैं उस रास्ते के दरमियान में जो ही गया, मुझे एकदम से ऐसा महसूस हुआ कि कोई लम्स मेरे करीब आया है। जिस तरह से मेरे पीछे कोई है, उसका एक जो सेक सा होता है, जो हीट होती है, बॉडी हीट होती है, वो मुझे महसूस हुई। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरे साइकिल की जो पिछली सीट थी उसके ऊपर ऐसा लगा कि कोई औरत बैठी हुई है। उस औरत ने दुपट्टा किया हुआ था अपने चेहरे के ऊपर और उसका लिबास सफ़ेद रंग का था। मैं एकदम से डर गया कि ये क्या चीज़ है, मेरे साइकिल पर कौन बैठा हुआ है। मैंने एकदम से फ़ौरन साइकिल रोका और साइकिल से नीचे उतरा। वो मेरे साइकिल के ऊपर बैठी हुई थी। मैंने पूछा, कौन हो तुम और मेरे साइकिल पर कब और कैसे बैठी हो? अभी मेरा ये कहने की ही देर थी, एकदम से वो ज़ोर से मेरी साइकिल से उतरी और भागती हुई दरख्त की तरफ चली गई। अब मुझे और डर लगने लग गया कि पता नहीं ये क्या चीज़ है क्या नहीं। मैं उसके पीछे जाने का तो सोच ही नहीं सकता था। मैं फिर अपनी साइकिल पर बैठा और तेज़ी से अपना साइकिल चलाने लग गया। जब मैं वहाँ से गुजर गया, मुझे अपने पीछे से बहुत ज़्यादा खौफनाक हंसी की आवाज़ें आने लगी। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से शायद मेरा दिल रुक जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया था। मेरे पसीने निकल रहे थे। मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी तेज़ी से साइकिल चलाया और किस तरह मैं अपने घर पहुंचा। जब मैं अपने घर पहुंचा, मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रहा था, क्योंकि जितनी देर मैं साइकिल चलाता जा रहा था ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे कोई ना दिखने वाली चीज़ भाग रही है। जब मैं घर आया, मैंने फ़ौरन साइकिल अंदर किया। लकड़ी का हम लोगों का दरवाज़ा था, मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरे अब्बू ने ही दरवाज़ा खोला था। मैं भागता हुआ कमरे में चला गया और उनसे भी कहा कि जल्दी अंदर आ जाए। उन्होंने मेरे से पूछा कि एकदम तुम्हें क्या हो गया है, जिस पर मैंने उन्हें ये बताया कि मैं कच्चे रास्ते से गुजर रहा था तो पहले मेरा साइकिल भारी हुआ और फिर एकदम से सफ़ेद कपड़ों में चेहरा छुपाए हुए कोई औरत मेरे साइकिल पर बैठी हुई थी। जब मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो वो फ़ौरन से उठी और दरख्तों में जाकर गायब हो गई।
बड़ा मैं घबरा गया कि ये क्या मामला है। मेरे अबू भी काफ़ी ज़्यादा डर गए। उन्होंने बताया कि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं, इसीलिए वो रास्ता ज़्यादातर वीरान ही रहता है। तुम्हें किसने कहा था कि तुम उस साइड से इतनी रात को आओ? तुम ऊपर वाले रास्ते से आ जाते, जो मेन रास्ता था हम लोगों के गाँव का। खैर जो भी था, मैं अपने कमरे में था। हम लोग सारे अपने अपने कमरे में ही सो रहे थे। हम लोगों के 3 कमरे थे। मैं और मेरे 2 भाई हम लोग एक कमरे में सोते थे। बहनें और अम्मी एक कमरे में सोती थी। ज़्यादातर हम लोगों के अब्बू जो थे वो अकेले ही सोते थे। हम तीनों भाई कमरे में सोए हुए थे। एकदम से आधी रात का टाइम हुआ तो ऐसा महसूस हो रहा था कि हम लोगों के सहन में जिस तरह से कोई पत्थर फेंक रहा है, क्योंकि वो बड़ा अजीब सा एक माहौल होता है। एक सन्नाटा बहुत ज़्यादा था, रात का टाइम था, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ भी नहीं थी, नॉर्मल मौसम था। कमरों के दरवाजे खुले हुए थे और हम सब अपनी अपनी चारपाई पर अपने कमरे में सोए हुए थे। मुझे खौफ के मारे वैसे भी नींद नहीं आ रही थी। वो मंजर मेरी आंखों से हट नहीं रहा था। जब एकदम हम लोगों के सहन में कुछ गिरने की आवाज़ आई तो मैं पहले उठकर बैठा। मैंने कहा बारिश की आवाज़ नहीं लगती, क्योंकि वो इस तरह से कोई पत्थर मारा था। कभी वो किसी चीज़ के साथ टकराते थे तो आवाज़ आती थी, कभी वो किसी चीज़ के साथ टकराते थे तो आवाज़ आती थी। मेरी आंखों उस आवाज़ पर खुली जब वो पत्थर जाकर हम लोगों के किसी स्टील के बर्तन के ऊपर लगा, तो उस शोर से मेरी आंख खुल गई। मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये बाहर क्या हो रहा है। मैं उठा और मैं अभी कमरे से बाहर नहीं निकला था। थोड़ा सा ही मैंने झांक कर देखा, सामने ही हम लोगों का सहन और बाहर दरवाज़ा, उसकी दीवार थी। तो मैं क्या देखता हूँ, हम लोगों के सहन की दीवार के ऊपर सफ़ेद लिबास में कोई बैठा हुआ है और वो ज़ोर ज़ोर से पत्थर हम लोगों के घर में फेंक रहा है। मैंने पूछा कौन है वहाँ पर। जब मैंने उसको ऊंची सी आवाज़ दी तो उसने हम लोगों के घर की बाहर की तरफ छलांग लगा दी। मैंने शोर मचा दिया कि हम लोगों के घर में कोई चोर आ गया है। मेरी आवाज़ सुनकर सब जाग गए। जब हम लोगों ने बाहर जाकर देखा, हम लोगों के बरामदे में बल्ब लगे हुए थे। जब हम लोगों ने उनको जलाया तो हम लोगों के सहन में बहुत ज़्यादा पत्थर पड़े हुए थे। वो पत्थर कहाँ से आए कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने अपने अब्बू से कहा कि बाहर ना जाएं, उस तरफ से कोई पथराव कर। अभी मैंने यहाँ पर किसी को बैठे देखा था और अभी उसने मेरे सामने हम लोगों के घर के बाहर की तरफ छलांग लगाई है। मेरे अब्बू ने वहाँ से एक बड़ा सा डंडा उठाया और उन्होंने कहा मैं देखता हूँ बाहर कौन है। वो भागते हुए गए। मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा बहादुर थे। वो भागते हुए गए, उन्होंने जाकर दरवाज़ा खोला। जब मेरे अब्बू ने बाहर झांक कर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दूर कोई तेज़ी से भागता हुआ जा रहा है और भागने की आवाज़ ऐसी थी जिस तरह से घोड़े के पाँव की आवाज़ है। अब्बू ने दरवाज़ा बंद किया और अब्बू ने ये कहा कि शायद कोई चोरी के मामले में आया था तो घोड़ा भागने की आवाज़ आई है, वो चला गया है। अब तुम लोग आराम से सो जाओ, लेकिन घर के जो कमरों के दरवाजे हैं उनको बंद कर लो। पत्थरों को हमने फिर भी नहीं छेड़ा। हम लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मेरे भाई भी काफ़ी ज़्यादा डर गए। हम लोग बहुत डर गए क्योंकि आज तक हम लोगों के गांव में ऐसा कोई मामला नहीं हुआ था। अभी हम लोगों को लेटे हुए घंटा डेढ़ ही हुआ होगा, एकदम से मेरा नाम लेकर किसी ने आवाज़ें देना शुरू कर दी और वो आवाज़ें भी बिल्कुल बाहर की तरफ से ही आ रही थी। मुझे समझ ही नहीं आई कि मेरा नाम लेकर आवाज़ें कौन दे रहा है और वो रोने वाली आवाज़ में कोई बोल रहा था। मेरी आंख खुली तो हम लोगों के सहन में मेरा नाम लेकर जिस तरह से कोई रोकर मुझे आवाज़ दे रहा था। मैंने अपने भाइयों को जगाया कि बाहर कोई मेरा नाम लेकर बोल रहा है। मेरे घर दूसरे घर वाले भी जाग गए। मेरे अब्बू ने ऊंची सी आवाज़ में पूछा कि बाहर कौन है, कौन बोल रहा है। मेरे अब्बू ने बहुत ज़ोर से जब एक आवाज़ लगाई तो एकदम से ऐसा लगा कि कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर से चीख कर हम लोगों के घर से गायब हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जब मैंने अब्बू की आवाज़ सुनी, अब्बू ने मेरा नाम लिया, मैं अब्बू की आवाज़ सुनकर बाहर गया। अब्बू भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। अब्बू ने कहा कि तुम लोगों को अकेला सोने की ज़रूरत नहीं, तुम लोग सब मेरे कमरे में आ जाओ। हम लोग अब्बू के पास चले गए, उनके कमरे में। सारी रात हम लोगों ने वहाँ पर गुजारी। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। अगले दिन जब हम लोगों ने जाग कर देखा तो हम लोगों के सहन में जो पत्थर थे वो पत्थर हम लोगों के इलाके के थे ही नहीं। वो इस तरह के पहाड़ी पत्थर थे जो हमने आज तक कभी देखे ही नहीं। हम लोगों ने सारे वो समेट कर एक शॉपर में डाल लिए। तकरीबन काफ़ी ज़्यादा वो पत्थर थे। हम लोगों के जो इलाके के इमाम साहब थे, हम लोग उनके पास के, मैंने उन्हें सारी बात बताई, वो पत्थर भी दिखाए। जब उन्होंने पढ़ाई की तो उनका ये कहना था कि उस रास्ते पर, जिस रास्ते से मैं गुजरा था, वहाँ पर बहुत भयानक एक चुड़ैल का बसेरा था। वो इतना भारी उसका साया था कि वो जब मेरे साइकिल पर बैठी तो वो मेरे साथ ही हम लोगों के घर में भी आ गई थी। अगर उसकी बुलाने पर, उसकी आवाज़ पर मैं रिप्लाई कर देता, मैं उसको जवाब दे देता या पूछ लेता कि तुम कौन हो, तो वो फ़ौरन से पहले मेरा दिल निकालती
اور مجھے مار دیتی۔ پھر ان جو امام صاحب تھے انہوں نے سختی سے منع کیا کہ اس کچے راستے سے نہیں جانا، وہ راستہ دن کے وقت بھی ویران رہتا ہے اور وہاں پر بے تحاشا جنات ہیں، کیونکہ وہاں پر برگد کے، پیپل کے، اس طرح کے درخت ہیں اور فصلیں بھی ہیں وہاں پر، یعنی ایک قسم کا ویران علاقہ ہے وہ۔ پھر انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا، وہ تعویذ میں نے اپنے گلے میں پہنا کیونکہ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ پھر اللہ کا شکر ہے وقت گزرتا گیا، میرے حالات ٹھیک ہو گئے اور میں کبھی بھی اس جگہ سے نہیں گزرا۔ یہ میری زندگی کی سچی خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ راحیل آپ کا۔ لسنرز، ہمیشہ ڈرنا چاہیے ایسی جگہوں سے جو ویران ہو، جہاں پر آبادی نہ ہو، اور ان جگہوں کے بارے میں جب لوگوں نے سنا ہوتا ہے پتہ نہیں پھر کیوں ایسی جگہوں سے گزرتے ہیں۔ بہرحال جب بھی کبھی ایسی جگہ سے گزرے تو آیت الکرسی پڑھ کر گزرا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو ایسے بھیانک حملوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کسی نئی ہارر سٹوری میں۔ اپنا بہت خیال رکھا کریں، اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ پوری دنیا سے اس موذی وائرس کو ختم کر دے اور ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ نماز، قرآن پاک، آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔